गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैंने पढ़ाई ज्ञान के लिए की और मैंने अपने जीवन का ध्येय जन सेवा बनाया। लेकिन 1988 से लगातार छात्र राजनीति करते हुए पूरे हरियाणा और देश में नाम कमाया और मेरे पास बीजेपी के जो एक दो कार्यकर्ता होते थे उस समय गिने चुने, उन्होंने आके मेरे से प्रार्थना की, मदन जी आपका बहुत बड़ा सर्कल है, आप छात्र राजनीति के एक मसीहा हैं और आपका छात्र राजनीति में पूरे देश के अंदर नाम चल रहा है, तो आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा एकात्म मानववाद और राष्ट्रवादी विचारधारा है, उसके आधार पर मैंने चिंतन किया कि मैं सोचकर बताता हूँ और फिर मैंने 1995 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। सबसे पहले युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के रूप में मैंने पार्समन मंडल से कार्य शुरू किया। जब पुराना आदमपुर हल्का होता था, मंडल अध्यक्ष युवा से फिर जनरल बॉडी में मंडल अध्यक्ष का दायित्व संभाला। उसके बाद जिला सचिव के रूप में रहा, मैं पार्टी में कार्य किया और 1999 में प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने आदमपुर से चुनाव लड़ा, उनका मैं कवरिंग कैंडिडेट रहा, उनकी आदमपुर में जमानत बचाई जिसमें मैंने खून पसीना बहाया। उसके बाद 2004 में दलबीर दिलवास ने जब आदमपुर से चुनाव लड़ा तो उनको, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी स्टेज संभालने का कार्य मैंने ही किया। 2007 में राघवानंद जी ने चुनाव लड़ा, बाई इलेक्शन। उस समय 2007 के अंदर जो पूरे हल्के की बाइक रैली का मैं संयोजक रहा। 2009 में जब नलवा हल्का बना तो पार्टी ने मेरे को टिकट दी। 2009 में जब कोई टिकट लेने वाला नहीं होता था, उस समय हमने घर फूंक कर पार्टी की सेवा की और हमने पार्टी का तन मन धन से जी जान से चुनाव लड़ा। 2009 से लेके 2014 तक जितने कार्यक्रम हुए, उन कार्यक्रमों का मैं संगठन का इंचार्ज रहा नलवा हल्के का, और सब कार्यक्रमों की जिम्मेवारी निभाते हुए मैंने पार्टी को हिसार जिले में और पूरे हरियाणा में मजबूत करने का काम किया। 2014 में एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी ने उठाया 10 साल पहले कि हमारे देश का एक सूची जारी की गई कि 300 लाख करोड़ काला धन विदेशों में जमा है और स्पेशल भाषण के अंदर बोलते थे कि उस काले धन को हम देश में लेके आएंगे तो हर नागरिक के खाते में करीबन 15 लाख रुपए जाएंगे। आज 10 साल बीत जाने के बाद अब कोई सूची मांगता है तो कहते हैं कि करीबन 30 लाख करोड़ ही काला धन विदेशों में जमा है, तो 270 लाख करोड़ रुपए जो काला धन विदेशों में से कैसे गायब हुआ और वो कहाँ सेटल हुआ, उसकी जिम्मेवारी, उसका बताने का जो दायित्व बनता है वो वर्तमान सरकार का बनता है। इतने बड़े बड़े खेल रचे जा रहे हैं। आज 150 लाख करोड़ रुपए देश का कर्जा बढ़ चुका है। 1 रुपए की आमदनी पे 84 पैसे हमें कर्ज चुकाने में चला जाता है, 16 पैसे इस देश के विकास में लगता है सिर्फ 1 रुपए में से। इस हालात के अंदर 2000 काले धन की बात हुई, उसके बाद मोदी है, मुमकिन है, ये नारा दिया गया और अब लोगों को राम मंदिर के नाम पर और दूसरा मोदी की गारंटी है, ये शब्द बोलकर इस देश को गुमराह करके, जुमले फेंक करके नीचे नेताओं का शोषण करते हैं, जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हैं और जब उनके हक की बात आती है तो ये ऊपर के ऊपर दिल्ली में सेटिंग करके और कार्यकर्ताओं के ऊपर थोप देते हैं। इस तरह लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया। एकात्म मानववाद को इन्होंने खत्म किया। इन्होंने राष्ट्रवादी परंपरा को खत्म करते हुए एक व्यक्ति विशेष के ऊपर राजनीति करनी शुरू कर दी। इन बातों से दुखी होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी को तिलांजलि देने का, छोड़ने का मन बनाया कि इस दलदल से मैं कैसे निकलूं।
जिन्होंने कार्यकर्ताओं का और नेताओं का इतना अपमान करते हैं, तो मैं नहीं मानता कि हरियाणा और इस देश की जनता ऐसे दल को वोट देगी और कार्यकर्ता या नेता उसके लिए काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है इस धरती पर। ये लोग लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, अपने परिवार के सदस्य को मारने का काम करते हैं, मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। इसके बाद इन लोगों की सोच है, एक तरफ ये कहते हैं कि हम देश का विकास कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये शोषण कर रहे हैं। हरियाणा की परिस्थिति से आज सब वाकिफ हैं और मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पर जिस कैंडिडेट को यहाँ पर लेकर आई है बीजेपी, चौधरी रणजीत सिंह, जो बिजली मंत्री हैं अब भी, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या इस हरियाणा प्रदेश की जनता बेवकूफ़ है जो चौधरी रणजीत सिंह को वोट देगी या भाजपा को वोट देगी? किस मुंह से वो वोट मांग रहे हैं हरियाणा की जनता से? जब हम घर के अंदर मीटर लगवाते हैं तो उस मीटर की सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। चौधरी रणजीत सिंह ने नवंबर 2023 के अंदर एक रेगुलेशन पास किया जिसमें इंडस्ट्रीज को सिक्योरिटी डिपॉजिट से छूट दी गई ताकि मैं उनसे पैसा इकट्ठा कर सकूं और ऊपर वालों को संतुष्ट कर सकूं। और घरेलू उपभोक्ताओं के बिल के अंदर पिछले 3 महीने से 3 बिलों में लगातार जो 1 साल के दौरान जितनी अमाउंट बिल की बनती है उसका 25% एक्स्ट्रा एनहांसमेंट सिक्योरिटी के रूप में, कंजम्पशन सिक्योरिटी के रूप में हर घर से जेब काटने का काम किया है। अगर जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता ऐसे जेब कतरों को वोट देगी, जो आम नागरिक, गरीब से गरीब, जो गांव देहात में बसता है, उसके घर से पैसे ऐंठने का काम करेगी। अगर उनको वोट जनता दे रही है और वो जनता के बीच में जा रहे हैं, मैं समझता हूँ ऐसे लोकतंत्र का मजाक उड़ाने वाले जो नेता हैं उनको जूतों की माला पहनानी चाहिए, वोट तो दूर रहा। उसके बाद मैं खट्टर की बात करता हूँ। खट्टर कभी फरसा चलाता है, ब्राह्मण समाज का अपमान करता है, फरसे से गर्दन काट देगी, मैं गर्दन काट दूंगा। इतना अहंकार इन लोगों में भरा हुआ है, जो जनसेवा का भाव कहाँ है इन लोगों में। उसके बाद अभी आपने देखा होगा जब यहाँ पर टिकट लेके आए रणजीत जी, ब्राह्मण समाज के बीच में उनका मजाक उड़ाते हैं कि ब्राह्मणों ने समाज को बांटने का काम किया। जाति के नाम पे ये वोट बांटते हैं, धर्म के नाम पे भी ये लोग बांटते हैं। और उसके बाद ब्राह्मणों का अपमान किया। कल या परसों में चमारखेड़ा गांव के अंदर जाकर वहां पर कहते हैं कि चमार शब्द है, ये अच्छा नहीं है, इसको हट जाना चाहिए। इस तरह के जो सामंतवाद परंपरा के लोग हैं, चौधरी रणजीत सिंह ने सामंतवाद का परिचय दिया है। मैं कहता हूं समार समाज को, पूरे के पूरे समाज को और पूरे ब्राह्मण समाज को, पूरे हरियाणा के अंदर से इनको सबक सिखाने का काम करना चाहिए ताकि इस तरह के लोग दोबारा अच्छी हरकत ना करें और लोकतंत्र का मजाक ना उड़ाएं। आप इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी में थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपने ठीक चुनाव से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पार्टी को छोड़ दिया? काम को उचित समय पे करने का, जनता में संदेश देने के लिए कि मैं लालची नहीं हूँ। जनता में संदेश दिया है मैंने कि मेरे को कोई लालच नहीं है सत्ता का, मैं जन सेवा के लिए राजनीति में आया था और जन सेवा के लिए ही संघर्ष करता रहूँगा। मदन जी, बिजली का मामला और जो आपने काले धन का, तो कई साल से बिजली का 2 दिन पहले ही आपने बिजली मामला कई साल से नहीं है। ये नवंबर के अंदर मेरे पास बाकायदा नोटिफिकेशन है, एक्सेप्ट इंडस्ट्रीज को छोड़कर डोमेस्टिक यूजर्स के ऊपर ये थोपा गया है पूरे हरियाणा में। काले धन के लिए जो आपने बोला था अभी, काले धन के लेकर जो बोला था, काले धन को लेकर जो बोला था कि वो तो मामला काफ़ी समय से सुनने को मिल रहा है। उसका डाटा अभी मिला है मेरे को कि अभी पीछे बताया कि सिर्फ 30 लाख करोड़ रुपए विदेशों में जमा है, पहले 300 लाख करोड़ रुपए बता रहे थे। तो 270 लाख करोड़ रुपए कहाँ सेटल हुआ, कहाँ गया, किन लोगों ने सेटलमेंट किया, उसका जवाब तो सरकार देगी ना।
आप जो संदेश लोगों को देना चाहते हैं, अगर कुछ टाइम पहले अगर आप बीजेपी छोड़ के कांग्रेस या कोई भी पार्टी ज्वाइन करते तो आपका मैसेज बहुत अच्छे तरीके से जो है लोगों तक पहुंचता और उसका कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स भी मिलता। अब लास्ट मोमेंट पे आके इस तरीके से आपका मैसेज क्या लोगों तक पहुंच पाएगा? ऐसे है जी, पूरे हरियाणा के अंदर तो मैसेज जाएगा। अभी पूरे हरियाणा का इलेक्शन बाकी है। मैं हरियाणा स्टेट का नेता हूँ। हरियाणा स्टेट के लोगों को ही मैं कह सकता हूँ ना भाई आप गलत वोट मत दे। हरियाणा के हालात क्या बनाए हुए हैं सबसे किसी को सबको मालूम है। गांव में जाके आप पता लगाए लोगों से क्या हालात बना रखिए लोग। अपने सर भाषण की स्टार्टिंग जो की थी भावुकता से की थी, और खास बात ये थी कि आपने बताया कि जुड़े हुए कई साल से, लेकिन अचानक से वही बात दोबारा दोहरा रहा हूँ कि 2 दिन पहले छोड़ा। ये भावुकता जो थी, इतनी भावुकता अगर थी आपके दिल में, इतना प्रेम था पार्टी के प्रति, तो 2 दिन पहले ही क्यों? रह भी सकते थे इलेक्शन तक, आप 2 दिन और रुक सकते थे। 2 दिन रुकने का उचित क्या है? जब उचित समय आता है, मालिक जब चाहता है तभी तो हम जाएंगे। 2014 से लेकर के 2019 तक भी जैसी सरकार रही है, 5 साल रही है, तो इस दौरान आप हमने गलत बातों का उठाया है मुद्दा। कार्यकर्ताओं की अनदेखी की मैंने अखबार के अंदर आप न्यूज़ पढ़ के देखे, मैंने बार बार उठाया है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है, नेताओं की भी अनदेखी की जा रही है। आप संभल जाएं, मैंने बार बार सचेत किया पार्टी को। तो कितना प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पर इस समय जो तुरंत आए हम तुरंत क्या, वो तो पब्लिक को सोचना है। मैंने सच्चाई सामने रखी है, फैसला तो जनता करेगी ना। सर कोई ऐसा तो नहीं था कि आपकी अनदेखी की जा रही है जिस वजह से आपने टिकट वितरण सही ढंग से नहीं किया है, इस वजह से आपने छोड़ दिया? नहीं, टिकट के लिए मैंने 2014 में मेरे को टिकट नहीं दी गई। मैं 2019 में गंगवा जी आए नड़वा हल्के से, उनसे पूछो, मैंने तन मन धन से उनके साथ गाड़ी में जाके सबसे पहले 2-2.5 हज़ार कार्यकर्ता मैंने पार्टी के साथ खड़े किए थे नड़वा हल्के में। सबको जगाने का काम मैंने किया कि हमें पार्टी को की सत्ता में लेके आना है ताकि हरियाणा का विकास हो। आज बीजेपी को इतना बड़ा झटका लगा, क्या उससे बीजेपी को भारी नुकसान होगा? वो तो कार्यकर्ता और नेता सब देख रहे हैं कि उनकी हालात क्या बनाई हुई है पूरे हरियाणा प्रदेश में। सबको मालूम है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने ये कहा कि हरियाणा के जो बीजेपी के नेता है, कौन कौन से नेता शोषण करते हैं छोटे नेताओं का? कौन कौन है उनके नाम बताओगे? कई पदाधिकारी भी रहे हैं, सीएम भी रहे, कौन कौन है वो लोग? उसने तो सबसे ज्यादा शोषण किया। किस तरीके से किया है इन्होंने? उन्होंने शुरू में सरकार बनते ही कहा भाई प्रशासन की जवाबदेही सरकार के प्रति है, कार्यकर्ताओं के प्रति नहीं। और कार्यकर्ताओं के प्रति उन्होंने भी जवाबदेही नहीं रखी खुद ने। तो कार्यकर्ताओं की ना प्रशासन सुनेगा, ना सरकार सुनेगी, ना मंत्री सुनेंगे, तो कौन सुनेगा? बीजेपी के संगठन में आपस में फूट देखी जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? आप संगठन में फूट की बात कर रहे हो, मैंने वो पूरा गढ़ाई फोड़ दिया इन्होंने तो पार्टी का। कार्यकर्ताओं का सत्यानाश कर दिया, रेरे माटी कर दी इन्होंने। नेताओं को तड़वे चाटने के लिए मजबूर कर दिया। अभी खट्टर के तड़वे चाटोगे तो तुम नेता रहोगे? नहीं रहोगे हरियाणा में। एक संगठन छोड़कर आप दूसरे जिस संगठन में आए हैं, हाल ही में अभी एक रैली हुई जिसके अंदर अपना राहुल गांधी मौजूद थे उस प्रोग्राम में, और किरण चौधरी और रावदान सिंह आपस में उलझते हुए नजर आए, आपस में उंगलियां भी दिखाई गई। उस संगठन को आप किस तरीके से सही मानते हैं? उनका व्यक्तिगत हो सकता है, राजनीतिक रूप से पब्लिक प्लेटफॉर्म था, स्टेज पे हुआ। स्टेज के ऊपर अब तो साथ है ना, स्टेज के ऊपर अब तो साथ है। फिलहाल मैंने देखा है कि साथ है सब। आप पूरी 7 लोकसभा की देख लीजिए, ऐसा के ग्रुप अभी तक प्रचार करने एक बार भी नहीं आया। सभी लोग चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, सभी लोग यहाँ के वहाँ जा रहे हैं। सिरसा में प्रचार करें, सिरसा वाले यहाँ भी करें प्रचार। हिसार में तो सर हमें दिखाई नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है।